गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक एंड इंस्टाग्राम लाइव टॉक शो डिटेल्स फ्रॉम द वुड्स अनटोल्ड फील्ड स्टोरीज विद KSR के पहले एपिसोड में। इस शो में ना ही हम किसी वनस्पति शास्त्र के टिपिकल टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं एंड ना ही किसी वैज्ञानिक खोज का निष्कर्ष लगाने वाले हैं और ना ही आने वाली परिस्थितियों को कोई अनुमान लगाने वाले हैं। इस शो के हर एपिसोड में हम एक यात्रा पे जाने वाले हैं, एक ऐसी यात्रा जो कई दशकों पहले शुरू हुई थी और आज उसने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया है। अनुभवों से भरी यह वह यात्रा है जो हमारे और आपके जीवन में कई नए मोड़, कई नई दिशाएं देने वाली है। ऑलराइट, तो इस शो के टाइटल को स्पष्ट करते हुए ख्याति कहती है कि मैंने देखा है बीज अंकुरों में बदल जाते हैं और अंकुर विशाल वृक्षों में। ये खूबसूरत रूपांतर उनके भीतर कहीं अनकही कहानियों को छुपाते हैं। द टेल्स फ्रॉम द वुड्स उन सभी कहानियों को उजागर करने के लिए है जो आपके और हमारे जैसे लोग फील्ड में एक्सपीरियंस करते हैं। और जब बात इन्हीं सब सीक्रेट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस की आती है तब ये टाइटल काफ़ी उपयुक्त लगता है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही ज्ञान के महासागर, किस्से, कहानियों और अनुभवों से भरपूर असंख्य वनस्पतियों की जान रखने वाले, जो अपनी बात जैसी नज़रों से दूर से ही प्लांट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जो भारत में बैठे बैठे USA में वनस्पतियों का पता बता देते हैं। ऐसे सूरत में स्थित वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के फॉर्मर डीन, गुजरात मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मीनू पारिया का हम यहाँ पे सहर्ष स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू कृष्णा? आई एम फाइन सर, आप कैसे हो? बस फाइन, सो नाइस, वेरी ईगर टू टॉक टू यू। अच्छा, खुशी है कि सर आप जैसे महान व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं एंड सर आप अपने कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं जी। तो हम खुश हैं सर। तो सर शुरुआत करते हैं सर। हाँ जी। सब जानते हैं कि सर आप पूरे गुजरात में प्रख्यात हैं। आपने न सिर्फ गुजरात परंतु भारत के सारे संपूर्ण जंगलों में फील्ड की है सर। एंड हम शुरुआत इस शो का शुरुआत हम ऐसे करेंगे तो उन सारे फील्ड में आपको क्या अनुभव आया इस विषय में हम इस शो में चर्चा करेंगे। साथ ही में हमारे पास आपके सर कुछ किस्से कहानियां भी है सर, जो आपके जो क्लोज वन है सर, जिनसे हमने कलेक्ट किया है फोन कर करके, अलग से हमने आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है सर। अब उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। एंड सर हमारे जो कुछ मित्र है सर, उन्होंने आपके लिए कुछ सवाल प्रश्न बनाए हैं सर, थोड़े क्वेश्चन थे सर बॉटनी से रिलेटेड। तो सर हम उस पहले प्रश्नों का भी हम यहाँ पे एक सेशन लेंगे सर। एंड सर आपको सर से पूर्णतः वाकिफ हो सर, आपको पता है बॉटनी फेस्ट में एक मशहूर गेम है संगीत महफिल सर। सर हम वो संगीत के महफिल के कुछ एक दो गेम सर, एक दो गाने सर आपके साथ भी खेलेंगे सर जी। एंड उसी के साथ फिर एक अंतिम में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा सर, जो अभी हमारे ऑडियंस पूछेंगी सर हमें, तो हम वो क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे सर। तो जी चलिए सर शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। हाँ जी, श्योर, मोस्ट वेलकम। सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि वनस्पति शास्त्र में फील्ड का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जी। फील्ड वनस्पति शास्त्र पढ़ाया नहीं जा सकता जी। तो सर मेरा प्रश्न ये है सर, आप फील्ड को किस नजरिए से देखते हैं? आपके जीवन में फील्ड का क्या महत्व है? और सर आपने आपके जीवन की सबसे पहले फील्ड कहाँ और किसके साथ की थी सर? जी हाँ, मिस्टर कृष्णराज जी, सबसे पहले तो आई वुड thank all the organizers, to you, Professor Nagar, his whole team, and MS University of Baroda. This is something wonderful which is happening for the first time in my life. That is what I have been witnessing for last 4 years when you started with the Botany Fest. पहली बार देखा कि भाई वनस्पति शास्त्र के प्रति लोगों का प्रेम किस तरह से जागृत कर सके। जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वनस्पति शास्त्र, उसके अंदर कैसे प्रेम जागृत हुए, उसका प्रयत्न पहली बार डॉक्टर नागर ने शुरू किया है।
और उसको मैं धन्यवाद देता हूं। आपका जो सवाल है इसके ऊपर आते हैं। दोस्तों, बात यह है कि कोई भी विज्ञान ले लें, अंतरिक्ष विज्ञान है या वनस्पति शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, कोई भी विज्ञान ले ले, अगर उसका जीवन के साथ नाता नहीं जुड़ता है तो वो विज्ञान का कोई महत्व नहीं। जैसे आजकल लोग धूमकेतु देख रहे थे बड़ी सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में, तो फील्ड में जाकर के आपको आकाश के अंदर झांकना पड़ेगा। अगर आपको सप्तर्षि देखना है तो आकाश में जाकर के झांकना पड़ेगा। वनस्पति के साथ जुड़ना है तो फील्ड में जाना पड़ेगा। कुदरत या प्राणी के साथ जुड़ना है तो भी आपको जो है क्षेत्र कार्य आपको करना पड़ेगा, क्षेत्र में जाना पड़ेगा। जब प्रयोगशाला की बात आती है वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमेशा हम कहते हैं कि भाई लैब टू लैंड, तो फिर बाद में जो प्रयोगशाला की बात है उसको भी तो पहुंचाना है आपको क्षेत्र के अंदर, लोगों तक। तो लोगों तक पहुंचने के लिए अगर आप क्षेत्र के साथ ठीक से जुड़े नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो खास करके ये जो जीव शास्त्र है वो तो क्षेत्र में जाए बिना उसके साथ एकात्मता साधने के लिए वो जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो वो ज्ञान अधूरा है। मेरा जो जन्म है वो जंगल में हुआ। सोनगढ़ करके गांव है, उकाई आपने सब देर सुना होगा। 1975 के अंदर उकाई डैम का उद्घाटन हुआ। तो उकाई डैम के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा गांव है सोनगढ़ स्टेशन के ऊपर, उसको कहते हैं रानी अम्बा। तो वहां जन्म से ही जो है मैं क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ हूं। और मैं ये कहता हूं कि सबसे पहला क्षेत्र कार्य तो मेरे पिताजी के साथ मैंने किया है, फिर मेरे बड़े भाइयों के साथ किया। और वहां हम खेती करते थे, खेडूत के पुत्र हैं। तो और जो मेरे पिताजी थे वो जंगल के कॉन्ट्रैक्टर थे। उस जमाने में जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं थी तो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। वो लोग लकड़ी काटते थे, जंगल से जो प्रोडक्ट थे वो इकट्ठी करते थे और बेचते थे। तो उनके साथ जो है मेरा प्रेम वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। और ये कहूँगा कि ये प्रेम इतना था कि एक 7 साल की आयु में एक बार मैं घर छोड़ के भाग गया था मेरे भतीजे के साथ। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, वो मेरा भतीजा था, मेरी उम्र का था। मेरे सबसे हम लोग 7 भाई है और 7 भाई में मैं सबसे छोटा। तो मेरा भतीजा है वो मेरी आयु का ही था, फिरोज। तो हम दोनों को ये सूझी कि भाई चलो जंगल में चले जाते हैं। तो हमारी ट्रक रोज आती जाती थी जंगल में, तो हम उसके अंदर किसी को बिना बताए चढ़ बैठे। तो और मेढ़ा करके एक गांव जो 15 किलोमीटर दूर है रानी अम्बा से, वहां मेरे बड़े भाई बमन शाह, वहां वो उनका खेती के काम से वहां पर वो रुके हुए थे। तो हम जाके जा जम के वहां पर, तो बड़े भाई साहब तो हमको देख करके बहुत अचंभित हो गए, क्या आप लोग कैसा है? हमने बोला ये ट्रक में चढ़ बैठे थे। तो कि घर तो बताया था कि नहीं बताया। तो फिर उन्होंने वो जो ट्रक जाने वाली थी उसके पास फिर संदेश भेज दिया। उस दिन तो वो कोई फोन वगैरह तो था नहीं। तो वो ड्राइवर क्लीनर बताया कि भाई वो दोनों जो है बच्चे वो तो वहां जंगल में है। और करीब जो है 1 हफ्ता हम वहीं बड़े भैया के साथ जंगल में रहे। मेढ़ा करके गांव है, पूरा जंगल से, आज भी वो जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बहुत बढ़िया जगह है। मिंडोला नदी वहां से जो है गुजरती है, मिंडोला नदी के किनारे है। वो मिंडोला जब सूरत में आती है तब तो वो गटर बन जाती है, सुअर बन जाती है। लेकिन अगर मेढ़ा में या व्यारा में अगर आप मिंडोला को देखो तो उसका जो सौंदर्य है वो आपको पता चलता है। तो पहली बार बाद में चाहा कि भाई इसको क्या कहते हैं इस तरह घूमना, तो अंग्रेजी का शब्द है लोफर। कि भाई टू लोफ अराउंड, या कि भाई घुमा करो, कुछ काम मत करो, बस घुमा करो जो आपको दिल चाहे। फिर जब वाल्डेन पढ़ा तब तो लगा कि हाँ ये जो टू लोफ अराउंड, ये फ्रिवलसली डूइंग नथिंग, नो पर्पस, नो गोल, दैट इज समथिंग वंडरफुल इन द लाइफ। तो वहां हम जो हमारे आसपास के जो आदिवासी मित्र थे, आज भी वो आदिवासी मित्र को मैं बहुत प्रेम से याद करता हूँ, क्योंकि हमने वो आदिवासी मित्रों के साथ जो बॉटनी पढ़ा, वनस्पति शास्त्र पढ़ा,
वो फिर बाद में कोई प्रोफेसर साहब कोई पुस्तक हमको पढ़ा नहीं पाए या ना तो दे पाए, और ना ही हम जो पढ़ाते थे तब वो वापस दे पाए लोगों को। तो आज ये एक मौका आपने दिया है, वो बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि ये बात मैं आप तक पा रहा हूँ। वो जंगल में घूमते थे तो भूख लगेगी तो क्या करने का, खाना तो ठीक है वो दोपहर को या रात को मिल जाएगा, लेकिन बच्चे होते हैं तो पूरे दिन भूख लगती रहती है। वो बच्चे हैं तो आप भी बच्चे हो रहे थे, आपको पता है कि भाई जब बच्चे हैं तो पूरा दिन जो है घंटी चलती रहती है, और जंगल में वहां गिरे, वो नदी के अंदर लगाए, डुबकी लगाए, तो हमने फिशिंग भी किया, वहां पर मछली भी पकड़ी, वहीं आग जला करके मछली को सेक करके वैसे ही खाई जैसे वो सर्वाइवल में दिखाते हैं, और जंगल में घूम करके कई चीज खाई। आपके कुछ सवाल है वो कौन कौन सी चीज खा सकते हैं, वो उसके बारे में बात के बताइए। लेकिन वो जो भाग जाने का जो हमारा पराक्रम था, तो वो तो ठीक है, बहुत जब वापस आए तो डर तो बहुत रहे थे, लेकिन माँ तो माँ रहती है। सब लोग जो है गुस्से से देख रहे थे, लेकिन माँ ने पास में बुलाया, पूछा बेटा अभी जाना है तो कह के जाना है, बता के जाना है, ऐसे बता। तो ये मेरा सबसे पहला जो है फील्ड वर्क का अनुभव रहा। यस सर, तो मतलब आप घर छोड़ के चले गए सर जंगलों में, एंड सर आपके जो ट्राइबल दोस्त थे सर, आपको मतलब मोस्ट ऑफ नॉलेज ट्राइबल दोस्तों से ही मिला है। जी जी। एंड इसी तरीके से आपकी मतलब वनस्पति शास्त्र की और आपकी जो जर्नी है वो हाँ। उसका वो शुरू हुई। तो सर ये जो अभी जी, जो जी। ट्राइबल है अपना, जो कि मतलब आपने हाँ, अभी हाँ। कहा, आपने वो नॉलेज उन लोगों से आपसे लिया, एंड जी, जी। उसके बाद आपने वो आत्मग्रहण किया, एंड सर अभी जी। भी आपको लगता है कि सर वो नॉलेज कहीं पे मिसिंग है, वो आगे पास ऑन नहीं हो पा रहा है? हाँ जी। हाँ, ये एक बात ये है कि जो जैसे ज्ञान हमने लिया, लेकिन उसके साथ में कोई ये वैज्ञानिक बात है या तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। तो लेकिन ये अनुभव की बात है जो आदिवासियों के साथ है। जैसे आज भी किसी आदिवासी इलाके में आप चले जाओ, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है या तो कोई बार्क जो छाल है वो पड़ी हुई है, एक पत्ता है, एक फल या एक बीज पड़ा हुआ है, आप उठा लीजिए, आदिवासी से पूछिए, वो आपको इसका नाम अचूक बता देगा कि ये साग की लकड़ी है, हल्दू की लकड़ी है, कलम की लकड़ी है, या कलम की छाल है, ये बिया की छाल है, ये जो है नीम का पत्ता है, आम का पत्ता है, वो बिल्कुल बिना मिस्टेक वो बता देगा। तो हमको ये लगा कि भाई हम तो ठीक है ठहरे, जैसे आपने कहा बहुत बड़े बना दिए लोगों ने प्रोफेसर साहब करके, लेकिन हमारे पास ये तो अभी तक ये जो है आई नहीं बात कि हम ये लकड़ी के टुकड़ा, ये बार्क का टुकड़ा लेकर के पता दे कि ये किस चीज से आया है, कौन से पौधे से आया है। जैसे हम अभी भी आज भी लोग कोई फोटोग्राफ लेकर के पूछते हैं, तो हम कहते कि भैया जरा पूरा पत्ता दिख सके इस तरह दिखाओ, क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है इसमें कंपाउंड लीव्स है या सिंपल लीव्स है, या तो पूरा पौधा दिखा दो। वो पता नहीं चल रहा है कि वो क्लाइंबर है या वो ट्री है या तो छोटे से हर्ब से आया है। तो हमको जो है पूरे सब सब कैरेक्टर्स ध्यान में लेने पड़ते हैं, और वो सीधे बताते हैं। तो वो जो ये बात है वो तो अभी तक भी हम में नहीं आई है। तो हम ये अब आदिवासी के अंदर भी ये है कि कई जो ऐसे ज्ञान है, औषध का ज्ञान भी है। 2002 के अंदर गुजरात सरकार ने एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लिया था, और गुजरात की 7 यूनिवर्सिटी, बड़ौदा यूनिवर्सिटी भी जुड़ी हुई थी, हम भी थे उसमें। डॉक्टर नागर ने बहुत बढ़िया उसके अंदर जो है लीडिंग पार्ट लिया था, उसके वो सब जो डेटा थे वो कंपाइलेशन करके, उस वक्त वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के साथ थे डॉक्टर नागर। तो मुझे याद है वो उन्होंने कितनी मेहनत करती थी, रात दिन जा करके वहां पर काम किया था। तो सब और करीब 30 रिसर्चर्स पूरे गुजरात के अंदर घूमे और पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया, मेडिसिनल जो एथ्रोबॉटनिकल और एथ्रोमेडिसिनिकल जो डेटा है वो इकट्ठा किया। करीब 1375 वनस्पति के लिए उन्होंने वो डेटा इकट्ठे करके वो प्रकाशित किया है। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, 3 भाषाओं के अंदर वो प्रकाशन हुआ। तो उसके अंदर ठीक है वो माहिती तो आ गई सब, लेकिन हम ये नहीं कहते कि वो सभी भी संपूर्ण है, क्योंकि हमने जब 1982 के अंदर सबसे पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया, मेरी एक बच्ची थी डॉक्टर उमा देवी, अभी दिल्ली में रहती है,
वहां पर नौकरी कर रही है। तो उन्होंने शी डिड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम आइडेंटिफिकेशन स्टेटस सर्वे ऑफ मेडिसिन प्लांट्स ऑफ गुजरात। तो उस वक्त उसने 550 वनस्पति के लिए डेटा इकट्ठा किया। हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, दुनिया का अंत आ गया, हम भी जवान थे, अबूझ थे, अनपढ़ थे, ऐसा मैं कह सकता हूँ उस वक्त। फिर बाद में पता चला कि तो वो तो कुछ नहीं, वो तो शुरुआत हो रही थी। तो घीर का जब आया तब 1375 वनस्पति के बारे में जब इकट्ठा हुआ, और अभी जब करते तो कुछ न कुछ उसमें एडिशन होता है, अभी भी वो संपूर्ण नहीं हुआ। तो अभी हमको डर ये है कि ये आदिवासियों के पास तो है, हमने डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, ठीक है, कोई उसके ऊपर रिसर्च भी करेगा वो ठीक है, लेकिन आदिवासियों की जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी के अंदर इसके प्रति कोई अहोभाव नहीं है। वो जो ज्ञान उनके पुरखों के पास है, उनके वडीलों के पास है, उसके लिए क्यों? क्योंकि उसके अंदर से उनको पैसे नहीं मिल रहे, ग्लैमर नहीं है। अगर वो ड्राइवर क्लीनर बन गया तो महीने के अंत में उसके पास 10-15 हजार रुपये आ जाएंगे सैलरी के, तो ही फील्स वेरी हैप्पी। अगर वो कहीं पर क्लर्क बन गया या तो प्यून बन गया तो उसके लिए वो 25-30 हजार रुपये उसको मिल जाते हैं, तो उसको बहुत बड़े लगते हैं। तो ये जो फील्ड है उनका, जो औषधि का और जो ज्ञान का जो सागर है, उसमें से उनको कोई मोती प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके बारे में कुछ होना चाहिए, मैं ऐसा सोचता। क्या करना चाहिए? मैंने बहुत पहले एक बात सोची थी, मैं कर नहीं पाया, निष्फल रहा उसके अंदर। वो एक थी बात बेयरफुट डॉक्टर्स तैयार करने की। यानी ये जो आदिवासी के जो बच्चे हैं, वो 8वीं 9वीं या 10वीं पास है, अगर नहीं भी पास है लेकिन पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उनके लिए एक अभ्यासक्रम बनाया जाए जिसके अंदर उनकी खुद की जो वनस्पति है उसके बारे में ज्ञान दिया जाए, थोड़ा सा आधुनिक ज्ञान भी दिया जाए। और अभी तक हम लोग आजादी के इतने सालों के बाद भी गांवों तक औषधीय जो फैसिलिटी है वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ये लोग खुद अपने लोगों की सेवा करें, उनको पैसा मिले, उनका जीवन निर्वाह हो, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसे मेरे मन में एक है। यस सर, यस सर, काफी अच्छा विचार है सर आपका। मतलब ये जो ट्राइबल नॉलेज है सर, ट्रेडिशनल नॉलेज जिसे हम कहते हैं, तो सर वो काफी महत्वपूर्ण है। एंड सर अभी हम देखें कि ये जो कोरोना का अभी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो सर ट्रेडिशनल नॉलेज, जो अपना ट्रेडिशनल नॉलेज है वो कोरोना से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मतलब बहुत कारगर साबित होता है सर। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल नॉलेज को कंजर्व किया जाना चाहिए जी। ये मतलब हम सब मतलब एक मत है सर, ट्रेडिशनल नॉलेज कंजर्व किया जाना चाहिए। एंड सर अभी जैसे आपने कहा कि जो ट्राइबल बच्चे, आदिवासी बच्चे हैं, उनके मतलब एजुकेशन के कुछ करना चाहिए, मतलब उनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए। अगर ना भी पढ़े हो तो उनको ट्रेडिशनल नॉलेज को उनको सहायता करनी चाहिए। तो सर इससे रिलेटेड मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे हम जानते हैं कि अभी ये तो ट्राइबल की बात हो गई, लेकिन शहरों में भी अभी ये चलता है कि जो मोस्ट ऑफ जो बीएससी करते हैं, जो बच्चे बीएससी करते हैं एंड बीकॉम करते हैं, बीए करते हैं, बीए बीकॉम के बाद छोड़ के हम बीएससी करते हैं, तो सर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन नहीं ले पाते सर, तो उनके पास थर्ड बचता है बीएससी करना। बराबर। बीएससी में भी सर विषय बहुत होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बहुत सारे विषय होते हैं सर। एंड इन सारे विषयों में भी वो जिन बच्चों को यूपीएससी या फिर एमपीएससी करना होता है, सिविल की प्रिपरेशन करना होता है, तो वो बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री तो बहुत हार्ड हो जाता है, तो उनका ऐसा होता है कि बॉटनी ले ले, जोलॉजी ले ले, या फिर कोई इन्वायरमेंटल साइंस, या फिर कोई सब्जेक्ट जो इजी से हो जाए, एंड फिर वो अपना बीएससी उसमें करते हैं। तो सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी हमारे ऐसे छात्रों की बहुत सारी संख्या है जो बाय चॉइस बने हैं और कुछ एक्सीडेंटली बने हैं, जिनको बस करना था इसलिए बॉटनी कर दिया, जी, करना था उनको बॉटनी कर दिया। तो सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि सर उनके लिए आपका क्या संदेश है, जो बाय एक्सीडेंटली बॉटनी में आए हैं और जो बाय चॉइस आए हैं, जिनको बॉटनी में अपना करियर करना है। तो सर आपने आपकी करियर की शुरुआत कैसे की और आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, कृष्णराज जी, बात यह है कि जब मैंने शालेय शिक्षण खत्म किया, फिर बाद में दिल्ली मेरा कॉलेज के अंदर मैंने मेरा प्री साइंस, उस वक्त प्री साइंस हुआ करता था, प्रेपरेटरी साइंस,
उसके अंदर दाखिला लिया। और उस वक्त हमारे जो बॉटनी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर NI दानी, बहुत ही प्यार और इज्जत से मैं आज भी उनको याद करता हूँ। अहमदाबाद में रहते हैं, काफी वयस्क हो चुके होंगे अभी तो, काफी दिनों से मैं मिल नहीं पाया उनको, लेकिन मैं उनको याद करके उनको नमस्कार करता हूँ। तो प्रोफेसर दानी जब भी क्लास में आते थे और लेक्चर देते थे, तो उनके मुंह से जैसे पानी का झरना बह रहा हो, उस तरह से वाणी का अस्खलित प्रवाह शुरू होता था। तब जब हमने वो उसी वक्त ठान लिया कि अगर पढ़ना है तो बॉटनी पढ़ना है आगे। उस वक्त हमको तो ज्यादा पता नहीं था। एक बार वहाँ VS पटेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस बिल्लीमोरा के, अब तो वो दोनों कॉलेज भिन्न हो चुकी, बहुत बड़ा अभी तो संस्था बन गई, उस वक्त छोटी सी कॉलेज थी हमारी। प्रोफेसर DG वसी हमारे आचार्य हुआ करते थे। और वो लाइब्रेरी में गया तो वहां पर मैंने आल्गी की चोपड़ा की बुक देखी। तो उस वक्त हम खाली आल्गी के नाम पे खाली स्पाइरो वगैरह पढ़ते थे, प्रेप साइंस में तो कोई ज्यादा था नहीं। तो हमको पता नहीं था कि दुनिया में इतनी सब ज्यादा जो है आल्गी होती है, और आल्गी के ऊपर इतनी पूरी पुस्तक। फिर हमने पूछा, डायरेक्टर से पूछा कि अरे भैया खाली स्पाइरो वगैरह के ऊपर भी पुस्तक होती है, और जो है खाली एक आपका ग्रुप ले लो उसके ऊपर भी बहुत बड़े 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 पुस्तक है। जब आप पढ़ते तब हमको बहुत फैसिनेशन लगा, कह रही ये तो इतना बड़ा विज्ञान है, इतनी बड़ी बात है, तो हमको तो उसमें आगे पढ़ना है। फिर बिल्लीमोरा कॉलेज के अंदर तो ज्यादा बॉटनी के लिए स्कोप नहीं था, FI तक ही पढ़ाते थे, तो इसलिए मैं सूरत चला आया। सूरत के अंदर दाखिला लिया, वहाँ BSc किया, MSc किया, और उस वक्त काफी क्षेत्रकारी उस वक्त भी करते थे, कई जगह पे वो घूमे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। फिर PhD करने गए प्रोफेसर JL शाह के साथ। तो हमारे जो वल्लभ विद्यानगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में हमारे पिता तुल्य थे, और वो भी हम सब स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे, हमको संवारते थे, और हमको सब ट्रेनिंग जो मिली बॉटनिस्ट की तरफ, तो वो प्रोफेसर शाह की तरफ से मिली। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि श्री बापालाल भाई वैद्य के संसर्ग में आए, सूरत में थे अपने, और बापालाल जी जो उस वक्त जो आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस एक कमिटी बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, उसको कंट्रोवर्शियल मेडिसिनल प्लांट कमेटी कहते थे, उनके वो फेडरल कमेटी के चेयरमैन थे। और वो पूरे हिंदुस्तान में घूम करके जितने भी कंट्रोवर्शियल मेडिसिनल प्लांट्स है उनके ऊपर उन्होंने अभ्यास किया, पुस्तक भी प्रकाशित किया। तो उनके संसर्ग में हम आए। उनके साथ साथ हमारे एक दूसरे जो है कांजीवीर समाज शिक्षक भवन श्री चुनी भाई भट्ट, उनके संसर्ग में आए, जिन्हों के साथ एक बहुत फायदा ये हुआ बड़ा कि औषधीय उपयोग की जो बात थी वनस्पति की, तो हम इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर तो एक छोटा सा चैप्टर पढ़ लेते थे वे मेडिसिनल प्लांट्स करके, तो बात खत्म हो गई थी। और उसके अंदर भी जो ज्यादातर बातें आती थी वो बाहर के वनस्पति की आती थी, किसी की वो सिंकोना की बात कर दिया, ये इसकी बात कर दी, और बाकी जो आपका आसपास के अंदर भी इतना महासागर फैला हुआ है वो पता नहीं था। वो जब बापालाल जी से मिले थे, चुनी भाई से भट्ट के साथ मिले, तब पता चला। और उसके वो एक अखिल भारतीय वनौषधि अभ्यास मंडल का निर्माण भी किया। बापा जी उसके स्थापक प्रमुख थे, अभी तत्कालीन प्रमुख मैं हूँ वो मंडल का, और हमारा मंडल जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो काम कर रहा है। तो ये सब जब बातें होती रहती थी तब मुझे एक बात आई समझ में कि कई जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो भी जो फील्ड के अंदर निकले, तो कई लोगों ने जो है नर्सरी बनाई। एक ये बड़े बड़े प्रोफेसर जो थे हमारे दानी साहब या प्रोफेसर साहब साहब और बापालाल जी के साथ एक बात दृढ़ हुई कि मुझे तो शिक्षक ही होना है, मुझे शिक्षक बनना था। शिक्षक बना, पूरी जिंदगी शिक्षक की तरह गुजारी और खुश हूँ। अगर वापस ये जिंदगी गुजारनी पड़े तो ऐसे ही गुजरे, ऐसे मैं तमन्ना करूंगा, कोई फरियाद नहीं है उसमें। बहुत खुश हूँ मैं मेरी जिंदगी से। तो मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत बढ़िया मिले, आज भी जो है बड़े प्यार से हमारे साथ पेश आते हैं, बड़े विवेक से पेश आते हैं, सब बहुत प्रेम करते हैं। जहां जहां भी वो हिंदुस्तान के बाहर भी जहां जहां पर वो है, उनके साथ हम जब मिलते हैं तो इतने प्यार से हमारे साथ वो पेश आते हैं। तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी। तो ये जो है कई जो है वो टीचर भी बने, कई है अभी भी मेरे साथ जो थे
स्टूडेंट्स। अभी भी एक बच्ची तो यही नजदीक में ही है, डॉक्टर फाल्गुनी सेठ। मेरा खुद का बेटा डॉक्टर फरजीन, वो भी टीचर बना। तो खुशी हुआ कि भाई किसी को मैं जो है टीचर बनने के लिए भी उकसा सका। तो ये बात है। और कई जो फ्रेंड है जिसने नर्सरी बनाई, एक हमारे प्रोफेसर शाह के स्टूडेंट यहाँ दक्षिण गुजरात में है, डॉक्टर संदीप भाई। उन्होंने हमारे प्रोफेसर साहब के नाम से बॉटनिकल गार्डन बनाया है, प्रोफेसर GL शाह बॉटनिकल गार्डन। तो हमको बहुत खुशी हुई जब उन्होंने ये मुझे बताया कि अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। तो यानी लोगों के मन में जो है वनस्पति के उसके प्रति प्रेम पैदा करना ये एक बात होगी। कई लोग जो है उन्होंने मेडिसिन प्लांट्स को इकट्ठा करने का व्यवसाय जो है वो कर सकते हैं। जिसके पास जमीन है वो उसकी खेती के लिए, कई लोग जो है वो गए और उन्होंने खेती शुरू की। और आज भी जो अहमदाबाद की सृष्टि संस्था है, गांधीनगर में के पास में अमरापुर में एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, उनके साथ भी मैं काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। सृष्टि के प्रोफेसर अनिल गुप्ता मेरे काफी अंगत मित्र है और उनके साथ काफी मिलना जुलना होता है। तो ये लोग सब मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर काम करते हैं। तो हमको ये लगता है कि इसके अंदर काफी जो अवकाश है संशोधन का और कुछ न कुछ खुद करने का भी। तो वनस्पति के अंदर या तो नर्सरी बना ले, हॉर्टिकल्चर का थोड़ा सा अभ्यास करके, जो है वनस्पति इकट्ठी करके, और जेन्युइन रॉ मटेरियल इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ऑल द फार्मेसीज इन द वर्ल्ड नाउ। क्योंकि आपने जैसे आपकी यूनिवर्सिटी से एक थीसिस डॉक्टर दिनेल की है, जिन्होंने पूरा बला के ऊपर, अबोटिलॉन और साइडा के ऊपर काम किया था। मुझे वो थीसिस देखने का सौभाग्य मिला था। काफी बढ़िया वर्क है डॉक्टर डिनेल के और उनके स्टूडेंट्स का। तो ये जो है जैसे जो कॉन्ट्रोजेक्ट, बाकी तो बला आप कर दो तो बला के अंदर कुछ भी आ जाएगा। सब साइडा, सब अबोटिलॉन बला के अंदर आ गया, क्योंकि बला 4 प्रकार की होती है, बला, महाबला, अति बला, नाग बला। तो उसके अंदर सब आ जाता है। तो जेन्युइन रॉ मटेरियल कौन सा है वो पता नहीं चलता। जैसे अशोक का है अभी, अशोक जो है, सच्चा अशोक जो है सारा का अशोका। लेकिन कई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जब आप जाओगे तो आसव पालो के ऊपर अशोक नाम मिलेगा। जैसे आप अहमदाबाद में जाएंगे, गांधी आश्रम के अंदर, जैसे हरिजन आश्रम उनका ओरिजिनल नाम है, तो वहां आप जैसे इकट्ठे होगे तो बहुत बढ़िया आसोपालो का ट्री है, पॉलीएल्डा लॉन्जिफोलिया, और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है अशोक। तो लोग बाग जो जाएंगे, गांधी जी का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर उसके ऊपर गलत नाम अशोक लिखा हुआ है, वो आसोपालो है। उसके पन्ने एक पर एक जैसे दिखते हैं, वो मैं मानता हूं, लेकिन जो है दोनों की जो गुणधर्म है वो अलग अलग है। तो सच्चा अशोक लोगों के साथ किस तरह से पहुंचे, उसके लिए कुछ कार्य होना चाहिए, उसके लिए उसकी खेती का बढ़ावा देना चाहिए। अशोक की बात निकली तो एक बात मैं और बताना चाहूंगा, तो आप लोगों तक तो वो बात पहुंचे। आप लोग वहां ही जाते हैं हमेशा, बराबर, हर साल। आप वहां जाकर के उनके लोगों को पूछिए कि भाई हमको अशोक के कुछ बीज चाहिए, आप दोगे? तो बोलते कि अब तो आजकल तो बीज नहीं आते हैं, फूल आते हैं। वहाँ काफी पुराने हैं, करीब कम से कम 50 साल पुराने अशोक के ट्रीज है। वहाँ जो ग्रीन हाउस का आजू बाजू आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया है, वो नहीं बनाया हुआ, बहुत डिसेंट दिखता है। तो उसको फूल तो आते हैं हर साल, लेकिन अभी बीज आना बंद हो गया। तो हमारा एक जो निरीक्षण है वो ऐसा है कि अशोक के वृक्ष के ऊपर करीब वो जब 10 साल की आयु प्राप्त करता है, उसके बाद उसके ऊपर बीज आने शुरू होते हैं, फल लगते हैं, और उसके बीज आएंगे, और वो बीज देने की क्षमता वो करीब 10-12 साल तक रहती है। बाद में वो बीज नहीं देता, फूल आते हैं लेकिन बीज नहीं होता। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी ने अभ्यास नहीं किया। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर कुछ अभ्यास होना चाहिए। उसके ऊपर जो है लंबे अरसे तक का जो निरीक्षण है वो होना चाहिए। तो अगर अशोक को आपने वो बोते नहीं रहे, नई जनरेशन, तो थोड़े साल के अंदर तो चलेगा। और वाकई अभी पूरे भारत के जंगलों के अंदर थोड़ा सा वेस्टर्न घाट छोड़ दो या थोड़ा सा ईस्टर्न हिमालय छोड़ दो, कहीं पर अशोक बचे नहीं। हमारे ज्यादा तक जो अशोक की बाढ़ आती है वो श्रीलंका से आती है, अशोक वन, जहां पर सीता माता जी को कैद किया गया था। तो अशोक का आज भी जो छाल हमारे यहाँ आता है, ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं श्रीलंका से, लेकिन बहुत कम मात्रा में आता है।
और जो अशोका रिस्ट बनता है वो टनों में आता है। तो कौन सी बार्क उसमें इस्तेमाल होती होगी, वो एक प्रश्न है। उसका उत्तर मैं तो नहीं दे सकता क्या कहाँ से आती है, तो लेकिन उसके बारे में कुछ होना चाहिए। तो कम से कम ये हो जाए कि भाई हर गांव के अंदर ये बनना चाहिए, और लोगों के अंदर ये देख भी नए नए अशोक के ट्रीज हर 5 साल के बाद नया पॉपुलेशन अशोक का तैयार करे, तो आपको मिलता रहा और बीज भी मिलते रहेंगे, नहीं तो वो साफ हो जाएगा। तो और दूसरी एक उसके साथ एक जुड़ी हुई बात है कि हर एक गांव के अंदर बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्री तैयार होनी चाहिए। जैसे मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उसी तरह अपना बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी है, जिसके साथ आपकी एमएस यूनिवर्सिटी बोर्ड का बॉटनी डिपार्टमेंट बहुत गाढ़ के संपर्क में है, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके प्रोजेक्ट भी इन्होंने किए हैं। तो वो कुछ ग्रांट देती है हर एक गांव के अंदर। तो हमारे जो बॉटनिस्ट हैं, जो कम से कम एक लोक सेवा के लिए भी ऐसा कर दे कि जो गांव के हैं वो गांव के रहने वाले वहां का बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करें, और वहां सरकार की तरफ से मदद लेकर के सरकार अनुदान भी देती है हर एक के गांव के लिए, तो उनका बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी तैयार करें। उसका फायदा ये है कि अभी आजकल तो क्या होता है कि जैसे आप किसी भी गांव में चले जाओ, गांव में जो कुछ पेड़ लगे हैं उसमें से आपको पत्ते चाहिए, फल चाहिए, आसपास के कुछ अर्थ चाहिए, आप उखाड़ के लेके आए तो कोई पूछता नहीं आपको। एक बार बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी अगर आपने बना ली, तो उनके पास ये सत्ता रहेगी कि जो कोई बाहर से गांव में आएगा, जो कुछ इकट्ठा करेगा, जो कुछ पैसा कमाएगा, तो उसका कुछ हिस्सा बतौर रॉयल्टी वो गांव को दिया जाए। तो वो कुछ मिलना चाहिए। तो वो अगर बीएमसी बनेगी, मैनेजमेंट कमेटी, तभी वो शक्य हो पाएगा। तो मेरा एक संदेश सभी बच्चों से है कि आपके गांव में जाइए, ये जो है बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाइए और कमेटी बनाइए। यस सर, जैसे कि आपने सर किसी भी चीज पे मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल होता है सर, वही चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आपने अभी बताया कि सारे प्लांट के ऊपर होना चाहिए, आप कहीं से भी प्लांट उखाड़ के लेके जाएंगे, मतलब सर जो मोस्ट ऑफ जो कंपनीज होती है सर, वो जो अपने टैक्सोनॉमिस्ट को मतलब जाके जंगलों में से भी सर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो चाहिए सर आप उठा के लेके आते हैं, एंड किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है सर। तो ये होना चाहिए सर, मॉनिटरिंग होना चाहिए। सर ऐसी चीजों की मॉनिटरिंग करना, मतलब मैं समझता हूँ बॉटनिस्ट का परम करते हुए सर, जो बीएससी एमएससी वो रिसर्च स्कॉलर जब भी हो जाते थे, वो इसका ध्यान रखना चाहिए जी। अभी सर ने बात की कि सर आपके स्टूडेंट, आपके टीचर मतलब आपके प्रति बहुत ही प्रेम भावना रखते हैं। एंड सर एक किस्सा हमारे पास ऐसा है सर कि आपने एक बार भारत में आप बैठे थे, एंड जैसे कि आपने आपके स्टूडेंट का नाम किया डॉक्टर फाल्गुनी शेर जी। तो सर उन्होंने बताया कि सर आप वो यूएस गई थी, एंड आपने इधर भारत में बैठ के यूएसए में वो प्लान का पता दिया था सर। नहीं, उसमें ऐसा है कि मेरे मैं बापा जी के साथ, बापालाल भाई वैद्य के साथ रह करके कुछ औषधि का अभ्यास भी उनके चरणों में मैं कर पाया। तो करीब 30 साल से, आखिरी 30 साल से मेरे वहाँ रोज, अभी तो ये कोरोना की वजह से खाली फोन से बात होती है, लेकिन रोज लोग आते रहते हैं कुछ न कुछ सलाह मशवरा लेने के लिए कि भाई हमको ये तकलीफ है, तो वनस्पति की कौन सी दवाई का उपयोग उसके अंदर कर सके। मैं अपने आप को आयुर्वेदाचार्य तो कह नहीं सकता, और ना ही मैं आयुर्वेद का कुछ बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। हाँ, लेकिन वनस्पति शास्त्र पढ़ा हुआ है, और वो जो वनस्पति का विद्यार्थी होने का गौरव मुझे जरूर है। तो लोग आते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि कई लोग प्रदेश से भी आते हैं, वहां से फोन करते हैं। तो वहां भी जब घूमने में जाता हूँ तो मेरी आंखें खुली रहती है, और ईश्वर ने एक अच्छी स्मृति मुझे प्रदान की है। तो स्मृति मुझे रहती है, जो बचपन में मैंने देखा था 5-6 साल की आयु में, और यह मेरे पिताजी के साथ घुमा था, तो आज भी मुझे वो सब एड्रेस सन्ना में पते हैं कि भाई कहाँ पर मैंने कौन सा ट्री देखा, अभी कट गया, अब कहाँ पर है। तो ये एक ईश्वर की देन है, वो कृपा है मेरे पर। तो और जो कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ, तो काफी जो है पॉपुलर आर्टिकल्स भी है, लोगों के पास से आते हैं, तो कहाँ पर कौन सी चीज और वहाँ का जो लोकल नाम है वो भी
मुझे पता होता है, जैसे वो ब्राह्मी, तो मैं कहता हूँ कि भाई वहाँ आपको ब्राह्मी नहीं मिलेगी लेकिन गोटू कोला मिल जाएगा, वहाँ आपको गोटू कोला के नाम से मिलेगा। तो इस तरह से जो है यह तो मैं उनको बताता रहता था, वो पूछती थी, मैंने बोला बेटा यहाँ पर जाओ, यहाँ से आपको ये चीज मिल जाएगी। तो ये बात है कि खाली एक अभ्यास रखो, आंख खुली रखो, कान खुले रखो, और जो आते हैं माहिती जो आप पढ़ते हैं, तो जैसे आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं ना, एंटर दबा करके हार्ड डिस्क के ऊपर आप ले जाएंगे। अगर आप एंटर का बटन नहीं दबाएंगे तो वो माहिती आप भूल जाएंगे। आपको एंटर करनी होती है अंदर, आत्मसात करनी होती है। तो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर एक बार आत्मसात कर लो तो फिर कभी भूलते नहीं। एंड अभी ऐसा ही एक किस्सा फाल्गुनी मैम ने हमें सुनाया था कि जब आप हिमालयन की फील्ड ट्रिप पे थे, तब जी फाल्गुनी मैम कुछ अर्टिका डायोगा के प्लांट में फंस गई थी। एंड सर आपने मतलब कुछ नहीं देखा, उनको अर्टिका डायोगा के प्लांट में से मतलब निकाला था, रेस्क्यू किया था सर। तो वो हाँ जी, वो नेटल प्लांट है, नेटल कहते हैं, स्टिंगिंग नेटल। अर्टिका यहाँ भी होता है, हिमालय में भी है उनकी, और भी एक जियार्डिया करके भी एक स्पीसीज है, और बहुत काटती है वहां पर। तो पहले तो हम जब बच्चों के साथ घूमने जाते थे तो आजकल की तरह अच्छी फैसिलिटी जो है वो धर्मशाला या तो होटल वगैरह है, पहले तो थी नहीं, आती 30 साल पहले तो खुले में जाना पड़ता था। तो बच्चों को हम सबसे पहले वो प्लांट भी दिखा रहे थे, अगर बेटा खुले में जाओ तो इससे संभल कर रहना, अगर कहीं चिपक गया तो मुश्किल में आ जाओगे। तो ये होता है नेटल प्लांट के अंदर से। तो वो वहां पर कलेक्शन करते थे, और अभी ये तो खाली 3-4 साल पहले की है, जब मैं 65 से ऊपर पहुंच चुका था। तो कहीं पर कोई डिफिकल्ट चीज जगह है तो वहां मैं नहीं जा पाता था, हमारे ट्रस्टी थे बिपिन भाई, वो भी हमारे साथ थे, हमारे प्यून गणपत थे, वो भी हमारे साथ थे। और कुछ प्लांट्स लाने तो फाल्गुनी तो वो छोटी थी बच्ची, तो वो कहीं पर भी करारों में चल जाएगी, सड़क पे चढ़ जाएगी। तो एक जगह पे जाकर के फंस गई। तो फिर जो है इसकी तो है जलन बहुत होती है, और इसकी जलन का जो सबसे बढ़िया जो उपाय है वो ट्राइडेक्स के लीव्स है। हाँ, आप भी याद रखिए, ट्राइडेक्स है ना, जिसको परदेसी भांगड़ा कहते हैं। हमारे यहाँ दक्षिण गुजरात में उसको गोठन टोचू या कमर भंग्यू कहते हैं, यानी वो झुक जाता है। जैसे वो कमर से आदमी स्टूप होता है बूढ़ा, उस तरह से, इसलिए इसको कमर भांग्यू कहते हैं। तो कहीं पर अगर ईजा आ गई, खरोच आ गई, अगर ब्लीडिंग होता है, तो उसके लिए भी ये ट्राइडेक्स के लीव्स अगर आप हाथ में क्रश करके थोड़ा सा जूस लगा दिया तो ब्लीडिंग इंस्टेंटेनियसली वो बंद हो जाता है। बहुत बढ़िया चीज है। और ये कभी ये कहीं किसी भी कोई वनस्पति या कोई इंसेक्ट का भी स्टिंग हो गया, बाइट हो गया, तो टाइडेक्स के लीव्स आप क्रश करके लगा दीजिए, आपको उससे काफी फायदा आपको मिलेगा। तो ये है, तो वो उसके साथ हुए थे और काफी जो कलेक्शन किए थे। और ये भी है, वहां पर जंगली स्ट्रॉबेरी भी बहुत खाई थी, और उसका गला भी बैठ गया था फाल्गुनी का जंगली स्ट्रॉबेरी खाने की वजह से। हाँ जी। काफी अच्छा था सर एक्सपीरियंस। एंड जैसे आप पहले फील्ड में जाते थे तब कोई फैसिलिटी होती नहीं थी, जी जी। होते थे नहीं कुछ होता था। तो सर जब ऐसे आप पहले फील्ड में जाते थे तो सर मतलब हाँ आपका वो, सर मैंने ऐसा सुना है कि सर जब फील्ड पे जाते हैं तब सर कुछ ज्यादा खाना नहीं लेके जाते सर। हाँ हाँ। तो मतलब आपको वही खाना होता है सर जो जंगल में अवेलेबल है। एंड सर मतलब जी मोस्ट जी ऑफ पानी आप जंगल से ही पीते हैं। तो मतलब बेस्ट यही होता है कि आप बस अपना जो इम्पोर्टेंट सामान है, अगर आपको हेरेडियम वगैरह तो प्लेस वगैरह या फिर कुछ कलेक्शन के लिए जो आपको जी सामान लेके जाए, बस उतना ही जी लेके जी जाए। बाकी खाने का प्रबंध नेचर ने करके रखा है हमारे लिए। जी, तो सही सर बात है, सही बात है। फील्ड में जाके सर्वाइवल कैसे करे सर, क्योंकि सर फील्ड में बहुत सारे ऐसे वनस्पति होती है जो खाने लायक नहीं हाँ होते, जो जहरीली होती है सर। तो सर उनको जी जी। आइडेंटिफाई करें, इस पे हाँ थोड़ा रोशनी है। एक तो है कि कोई जहरीली चीज है, तो उसके लिए पहले सबसे पहले बता देते हैं, तो वो पहले से पता नहीं होती। तो कोई भी अनजान चीज है तो उसको मत खाइए। और ज्यादातर जो बहुत बड़ी रंग की चीज होती है तो हो सकता है कि भी वो पॉइजनस भी हो। जैसे एमोर्फोफलस होते हैं, उसके फल बहुत बढ़िया दिखते हैं, लाल रंग के। हाँ, तो उसको मत खाइए। हाँ, जो ज्यादातर क्यूकरबिट्स होते हैं, जो कोरोलोकार्पस वगैरह, तो उसके फल भी बहुत बढ़िया दिखते हैं, लेकिन वो नहीं खाना है। तो आपका अगर कोई भी अनजान चीज न मत खाइए। आपके पास जो आदिवासी मित्र है या तो आपके शिक्षक जो है, उनसे एक बार जान लीजिए कौन सी चीज खाते हैं। जैसे बॉटनी फेस्ट के अंदर भी आपका जो वो एक था खाना बनाने का, खाना खजाना, बहुत बढ़िया था।
तो नागर साहब ने मुझे कहा कि साहब एक बार देख लीजिए वो क्या क्या इकट्ठे करके लाए हैं क्योंकि अगर कोई चीज अगर उसमें ऐसी है तो उसको निकाल दीजिए, तो वो गलती से वो नहीं ले। तो ऐसा होता है। तो हमने एक बहुत अच्छा एक लिस्ट भी बना करके रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। हाँ, कि इसमें क्या क्या चीज आप खा सकते हैं, कभी देंगे आपको। आपने मुझे पूछा था तो ये होमवर्क करके मैंने रखा है। काफी बड़ा लिस्ट बना हुआ है, कौन सी चीज आप आराम से खा सकते हैं, और उनके साथ कई जो है बातें भी उसके साथ जुड़ी हुई है, मैं आपको बताऊंगा। एक प्लांट है आबो जिसको बोलते हैं, हाँ, जो कैनावेलिया है। कैनावेलिया की दो स्पीसीज हमारे यहाँ ज्यादा प्रचलित है, कैनावेलिया ग्लेडियाटा और कैनावेलिया एनसीफॉर्मिस। एनसी मीन्स तलवार, तो बड़ी तलवार जैसी जिसकी फली है वो एनसीफॉर्मिस है, और काफी मोटी और बड़ी बड़ी जो है उसको ग्लेडियाटा, ग्लेडिएटर के ऊपर से ग्लेडियाटा है। ग्लेडिएटर बहुत पहलवान जैसा होता है, तो उस तरह से। तो उसके बीज हम जब छोटे थे, एक बार वैसे ही जंगल में घूमने गया, किसी आदिवासी मित्र ने बता दिया कि इसको खाते हैं। तो हम वो फली को इकट्ठी करके ला करके मेरी माँ को दी। मेरी माँ तो जंगल में ही वो भी रहती थी, तो उसको पता था सब। तो बोलता कहा बेटा खाते हैं, लेकिन उसको उसके जो है छिलके निकालने पड़ते हैं। तो बड़ी बड़ी फली थी, उसमें से बीज निकाला और बीज को थोड़े से गर्म पानी में डाल करके ढाक दिया, फिर बाद में उसके छिलके निकाले। हमने बोला ये छिलके क्यों निकाल देते हो, बाकी दूसरे बीन्स तो हम सीधे खा जाते हैं। तो बोलती कि इसके छिलके के अंदर कुछ जो है जहर है। फिर बाद में पता चला कि उसके अंदर यूरिएज एंजाइम होता है, और वो खाने से अगर वो वाला अगर सीधा खा लिया तो आपको करीब कम से कम 3 दिन तक भूख नहीं लगती। तो वो बीज भी हमने, हाँ, 3 दिन से भूख नहीं लगती। तो इसके अंदर जो ये जैसे आपके कई फार्मेसी के साथ जुड़े हो, वासु फार्मेसी भी आपके मित्र है, यूनिवर्सिटी के आप हमारे भी मित्र है किकानी जी। तो वैसे लोगों को कोई एंटी ओबेसिटी ड्रग का कोई आविष्कार करना चाहिए, तो अगर चाहते हैं तो इसके ऊपर आप संशोधन कर सकते हैं कि अगर आबई के बीज के जो सीड कोट है, वो सीड कोट के अंदर यूरिएज एंजाइम है, और वो खाने से आपकी भूख जो है वो बंद हो जाती है। और जैसे अपामार के लिए बताते हैं, उसी तरह से इसका भी जो ये है। और फिर बीज हमने तो पका करके खाए, अच्छे थे, और वो बीज खाने से भी पूरा दिन तक फिर भूख नहीं लगी थी। तो ये उसकी जो है इम्पोर्टेंस है, और ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी है, कोई उसके हाथ पे ले सकता है। दूसरा एक हमारा जो है एक बात बताना चाहता हूँ, जामू। बड़ौदा के आसपास तो बहुत जामू होता है। आपके जो हाईवे है, जो पुराना बड़ौदा से वडोदरा से वहाँ आनंद तक का पूरा जो है जामू से भरा है, और आसपास में जामू बहुत होते हैं। और आपका तो एक गांव भी जामू घोड़ा करके है वहाँ के जामू तो बहुत प्रख्यात है। तो लेकिन हमारे सूरत के अंदर जब जामू बिकने आते हैं तो 350 से 400 रुपये किलो बिकते, 1 किलो का भाव। तो हमको ये बहुत आश्चर्य होता था कि भाई ये क्यों, इतना क्यों बड़ा भाव है। जो गांव में जाते हैं वहां तो जामू को खाता नहीं, गिर जाता है, वैसे पड़े पड़े सड़ जाता है। तो पता चला कि जामू एक ऐसी चीज है कि जिसको आप कच्ची तोड़ करके आम की तरह घर ला करके पका नहीं सकते, उसको पेड़ के ऊपर ही पकने देना पड़ता है, और पेड़ के ऊपर पकने के बाद ही आप उसको उतार सकते हैं, उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बार आपने हार्वेस्ट कर लिया, फिर 24 घंटे में उसको बेच देना है। और उसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत डिफिकल्टी, ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई फैसिलिटी हमने अभी तक डेवलप नहीं की है कि जिसको अच्छी तरह से बॉक्स में पैक करके उसको ले जाया जाए, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, पिचक जाएगा, तो कोई उसको खाएगा नहीं। तो जहां पर वो प्रोड्यूस होता है वहां उसकी कोई कीमत नहीं, और जहां वो बिकता है वहां तक पूर्ति मात्रा में पहुंचता नहीं, इसलिए वो काफी महंगा है। तो इसके ऊपर भी कुछ करना होना चाहिए, बॉटनिस्ट का काम है कि कुछ ऐसा खोज निकाले कि भाई उसका हार्वेस्टिंग ठीक तरह से हो तो बिगड़े नहीं। अब आजकल तो लोग वहां नीचे पेड़ के नीचे टेंट जैसा बनाते हैं कपड़ा बांध करके, और ऊपर से हार्वेस्ट करते तो वो बिगड़े नहीं। और फिर उसके ऊपर भी डॉक्टर फाल्गुनी ने एक बहुत बढ़िया लेक्चर तैयार किया, अगर उसको भी आप बोलने की कभी अनुमति देंगे तो वो आपको बताएगी। जामू के ऊपर उसने काफी 1 घंटे का लेक्चर बनाया है कि उसका किस तरह से अलग अलग किस्म से उसका उपयोग किया जाए, उसका कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए। तो ऐसी कई चीजें वो करने चाहिए। तो हम जब छोटे थे वो उसके ऊपर बात आते। हम इसी तरह कभी एक जंगल में गए थे, मैं और मेरा भतीजा दोस्त थे, साथ में बड़े हुए। तो दोनों गए थे,
जामू का पेड़ देखा, तो ऊपर चढ़ गए, बहुत से जामू तोड़े। अब जामू के अंदर ये बात है कि ज्यादा खा नहीं सकते, जीभ के ऊपर वो टेनिन का जो है लेयर जमा हो जाता है, तब ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन बहुत से तोड़े तो उसको फेंकने का भी दिल नहीं चाहा, अब ले कैसे जाएंगे। और उस वक्त तो ये कोई प्लास्टिक की थैली बेली थे ही नहीं, तो हमने हमारा पायजामा निकाला, अंडरवेयर के ऊपर हो गए, पायजामा के नीचे का हिस्सा वो एक बेली लेकर के बांध दिया, और पायजामे के अंदर हमने जामू भर के लेके आए। वो सफेद रंग का पायजामा था, आए तब तक वो पूरा नीला हो चुका था वो जामू के रस से। तो सब देख करके कतरा रहे कि ये क्या लेके आया। हाँ, और जो मेरी माँ है वो बेचारी बहुत खुश हुई, अरे वाह मेरा बेटा मेरे लिए क्या लेके आया। तो माँ होती है, तो उन्होंने वो निकाले, उसको धोए, टोकरे में रख करके अलग अलग किए कि ये जो पिचके वो अलग निकल दिए, अच्छे सब इकट्ठे धो करके रखे। फिर जब खाने लगे तब उन्होंने टाना कसा कि अब सब खा रहे हैं स्वाद से, बेटा जब लेके आए तब तो सब आप कतरा रहे थे। तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जामू काफी अच्छी चीज है, मेडिसिनल भी है। वो कभी आपको फल भी सुनाएगी, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। दूसरा एक है सिंगोड़ा, सिंगोड़ा जिसे बोलते हैं, ट्रापा बाई स्पाइनोसा, और उसका जो कैलिक्स है वो परसिस्टेंट है, दो उसके स्पाइन्स बन जाते हैं, तो दो स्पाइन्स की वजह से वो बाई स्पाइनोसा उसको कहते हैं। और पानी की आप जाते हैं जलीय वनस्पति है। तो हम तो सोनगढ़ के वो रानी अम्बा के छोटे से गांव में रहते थे, और 16 किलोमीटर दूर व्यारा करके एक थोड़ा बड़ा टाउनशिप, अब तो आजकल तो वो तालुका प्लेस हो गया, उस वक्त जो है वो उस वक्त भी बड़ा था सोनगढ़ के। तो मेरे बड़े भैया सब वहां पर स्कूल में पढ़ते थे। तो पिताजी ने घर लेके रखा था, एक बूढ़ी अम्मा थी, हिजरी करके, आया बोलते थे हम उसको, आया यानी अम्मा, वो आदिवासी के अंदर माँ को आया बोलते हैं। तो आप भी आई बोलते हैं, आप महाराष्ट्र में आप आई बोलते हैं। हाँ, तो वो उसका इन्फ्लुएंस है वो आया और आई का, तो हम उसको माँ करके ही बुलाते थे इन शॉर्ट। तो मेरे बड़े भैया वहां पर पढ़ते थे, मेरे से जो 4 बड़े भैया थे वो। और एक बड़े भैया जो जहांगीर अभी बड़ौदा में रहते हैं, चिकुवाड़ी में, वहाँ जेएच परबिया का आप बोर्ड पढ़ेंगे चिकुवाड़ी में, स्वागत रेस्टोरेंट के पास में। तो जेएच परबिया मेरे बड़े भैया है, जांगू उसका नाम है। तो वो बहुत मिस्टीरियस था, हाँ, बहुत खुराफाती। तो वो छोटा था, और जो बड़े भैया थे 3, तो वो छोटे भाई के पास ज्यादा काम करवाते थे, तो वो हमेशा कतराता रहता था। अब एक बार बात ये हुई कि व्यारा के अंदर बहुत बड़ा तालाब है, आज भी है तालाब। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन शायद अब अपने ऊपर कुछ नोटिफिकेशन दे रहा है कि 10 सेकंड में वीडियो पॉज हो जाएगा। तो अच्छा। सर हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं सर, उसके बाद सुनाइए कि